जी दोस्तों, खट्टी मीठी यादें। मैं हसन अली, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी तमाम तर वाकयात सुने, मुजस्सम अली, शाहिद अंसारी भाई, आर के पटेल साहब और शफीक भाई। तो बिल्कुल अल्लाह ताला का करम इसी तरह से बरसता है हम सभी पर। तो मैं भी अपना एक वाकया लेकर आया हूँ। ये तकरीबन आज से 5-6 साल पहले का वाकया है। तकरीबन आठ बैटरी का लाइफ वाकया है। 90%। तो हुआ ये था कि भाई, मुझे पता नहीं था उस समय तक कि मुझे कैंसर की प्रॉब्लम है। तो अब मेरा वजन भी घट रहा है, ब्लड भी कम हो रहा है। लेकिन चूंकि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम 2004 में हो गई थी दुबई में, ज्यादा मछली वछली खाने से। तो कई बार मुझे ब्लीडिंग होती थी। तो मेरे जहन में यही आया कि यार, हो ना हो ये पाइल्स की प्रॉब्लम है। हमारे घर वालों को भी यही लगा कि हाँ यार, पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो बहरहाल हमने 6-8 महीने बड़ा इलाज कराया पाइल्स का। लेकिन कोई खातर खा फर्क नहीं पड़ा। जाहिर है कि वो प्रॉब्लम नहीं थी, तो जाहिर है फर्क क्या पड़ना। तो काफी आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली, उससे ब्लड लेवल तो कंट्रोल में आया, यानी ब्लड ना कम हो रहा था ना बढ़ रहा था। लेकिन हालत बड़ी खराब हो रही थी, वेट मेरा कम होता जा रहा था। तो इसी बीच मेरा करबला का सफर भी हुआ, करबला शरीफ का। वहां पे करबला शरीफ, नजफ शरीफ वगैरह जाने का मौका मिला। तो तब तक तो फिर भी मेरी हालत थोड़ी अच्छी थी, लेकिन वहां से आने के बाद एकदम ही जो है मेरी हालत खराब होने लगी। वजन मेरा कम होता गया। इसी बीच में मेरी शादी की बात चली। अब ये भी देखें, अल्लाह का एक मैं समझता हूँ एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। अल्लाह ताला की शायद यही मर्जी थी। क्योंकि मेरा वेट जो था पहले, वो तकरीबन 100 किलो से ऊपर का था। और लगभग 46 इंच की मेरी कमर थी। ये थी कि मुझे तौन नहीं निकली हुई थी, पूरी बॉडी मेरी अच्छे शेप में थी। तो मेरी हेल्दी होने के बावजूद भी मैं जो है वो स्मार्ट ही था। अभी भी हूँ, माशाल्लाह। तो उस समय जब मेरी शादी तय हुई और जब हम लोग अपनी वाइफ को देखने के लिए जा रहे थे अपने ससुराल, मेरे ससुराल, उसके 2 दिन पहले हमारे मामू ने रेडीमेड हमको, क्योंकि उतना वक्त नहीं था कि हम नए कपड़े वगैरह बनवा सके, तो रेडीमेड कपड़े उन्होंने दिलवाए। तो तब जब उन्होंने नाप लिया, तो उस समय मेरी कमर जो है वो घट के 38 इंच की हो चुकी थी। तो यार मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा, मैंने कहा फर्क आ गया है वेट में। और वेट भी उस समय मेरा तकरीबन 65-70 किलो के आसपास था। तक काफी वेट मेरा घट गया था, तकरीबन 40-45 किलो के आसपास का वेट घटा था। तो हम गए, तो हमने भी उन्हें पसंद कर लिया, उन्होंने भी हमें पसंद कर लिया। आज वो कहती है कि अगर अब इस शेप में अभी, जिस शेप में अभी मैं हूँ, या पहले जिस शेप में मैं था, अब तो मेरा वेट माशाल्लाह फिर 90 प्लस हो चुका है। तो वो बोलती है कि मैं आपको नहीं, आपसे शादी नहीं कर दी। तो ये भी एक अल्लाह का इत्तेफाक है कि उसी समय ये सब हुआ। बहरहाल उस समय तक भी मुझे अंदाजा नहीं था। मन में मेरे ख्याल शुरू हो चुके थे आने कि यार हो ना हो कोई दूसरी गड़बड़ ना हो मेरे अंदर। क्योंकि कैंसर की प्रॉब्लम जो थी वो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है। हमारे वालिद साहब, हमारे दोनों चचा, हमारी फूफीजात, बहन, ये सब कैंसर से मर गए। तो ये दिमाग में मेरी बातचीत चलती रही। तो 5 अप्रैल को मेरी शादी हुई और 16 दिसंबर को मेरा पहला कैंसर का ऑपरेशन हुआ। तो इस बीच 5 अप्रैल के बाद, मेरी शादी होने के बाद, उसके 1-2 महीने के अंदर ही मेरी मम्मी और पूरी फैमिली का करबला शरीफ और नजफ वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ। और उस समय तक मेरा खून चूंकि कम हुआ था, तो हमने 2 बॉटल खून के लिए थे मैंने, उनके जाने से पहले। तो मैं जो है वो अपने ससुराल गया अपनी वाइफ को लेके। मैंने कहा यार, यहाँ क्या टाइम पास करना अकेले अकेले, तो ससुराल चले, वहां सबसे मिले जुले। तो मलकापुर, बुरहानपुर और शबे बारात के समय में जो है वो
यहाँ पर आया और मेरी वाइफ जो है वो रमज़ान करके फिर मैं उसे लेने गया। तो उस समय तक मेरी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी, मतलब मुझे थकान भी होती थी, खाना पीना भी कम हो चुका था, वेट मेरा घटता ही जा रहा था, खून भी घट रहा था। तो जैसे तैसे जो है वो अक्टूबर तक तो टाइम निकाला हमने, इलाज करा के फाइल्स वगैरह का, वो भी अपने हमारे ससुराल से कहीं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से फाइल्स की दवाइयाँ बनवा के लेकर आई, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। जाहिर है वो एलोवेरा भी मुझे लेने का कहा था, आंवले का रस पीने का कहा, काफी कुछ मतलब हमने करा इस मामले में। अब खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, जी घबराता था मेरा और उल्टी जैसा होता था मुझे कुछ भी खाने में। यह है कि चाट वगैरह खाऊं तो अच्छा लगता था, नॉनवेज वगैरह मुझे भाना कम हो चुका था, कबाब शबाब ये चीज़ें अच्छी लगती थी। तो अल्टीमेटली फिर हमने कहा कि भाई मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे को अस्पताल इमरजेंसी में लेके जाओ, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो घर वाले जो है वो लेके गए हमें बॉम्बे अस्पताल। तो वहाँ पर मैंने कहा भाई मुझे ये ना कुछ नहीं कराना, मुझे तो कैंसर की जांच करानी है अपनी बॉडी की कि हो ना हो मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो ये व्यवस्था नहीं है, आप एक काम करो अरविंदो अस्पताल जाओ, वहाँ पर आपका ये जो है वो चीज़ें होंगी। तो भाई वहाँ पे वो हमें लेके गए। तो अब हमारे घर वालों को तो अभी भी लग रहा था कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एक खाला तो नहीं, बोले ऐसा होता तो मुझे तो अंदाजा हो जाता, मुझे सपना आ जाता ये वो, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यहाँ मेरी हालत खराब हो रही, 12 बजे पड़ी और तुम लोग फालतू का ज्ञान बांट रहे हो बेमतलब का। वो डॉक्टरों ने जैसे ही मुझसे सवाल जवाब करना शुरू किया, मैंने उनको सारी हिस्ट्री बता दी अपने खानदान की। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कॉलोनोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड और ये सब जांच करो, मुझे फालतू चीज मत करो, फाइल्स वाइल्स जो भी हो तो बाद में देखना, लेकिन पहले मेरी बॉडी की इस तरह से जांच करो, क्योंकि मुझे शंका हो रही है। क्योंकि उस समय तक मेरा ब्लड लेवल जो है वो था वो 4.5 पॉइंट हो चुका था। ये अलग बात थी कि उस समय भी मैं चल फिर रहा था। अब उन्होंने मुझे पहले तो जनरल वार्ड में रखा और 10-15 दिन, तो वेट मेरा 55 किलो था उस समय, 50 किलो के लगभग। तो 15-20 दिन तो मुझे दवाई गोलियों पर रखा और वहाँ अस्पताल का खाना मुझे भाने लग गया और मैं वही खाता था। अस्पताल का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, रोटियां जितनी रोटी देते थे सारी खा लेता था मैं, और मेरा जी भी नहीं घबराता था। और वो गर्म पानी में दवाई डाल के भी देते थे कि पाइल्स की सिकाई करने के लिए, तो वो भी हम साथ में करते रहे। अब भाई नौबत आई कि अब इनकी जो है वो कोलोनोस्कोपी की जाएगी, क्योंकि मैंने तो उनको बता दिया था सारी दिक्कत है, वो सब छोटी मोटी पहले जांच उन्होंने की, सोनोग्राफी और दूसरी सारी जो एक्सरे वैक्सरे फलाना ढिमका, ये पेशाब की और पखाने की ये सब जांच वगैरह भी की उन्होंने, वो सब नॉर्मल ही आई। तो डॉक्टरों के बोर्ड ने फैसला किया कि भाई कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, तो जो भी होगा उससे पता चलेगा। अब मुझे ले गए भाई कोलोनोस्कोपी। तो मुझे एक रात पहले एक बंदे ने डरा दिया, बोले वो मशीन तो जो है वो मुंह से अंदर डलती है, नहीं पीछे से अंदर डलती है और मुंह से बाहर निकलती है। और मैंने कहा यार कैसे इतनी बड़ी मशीन को वहां से डाल के यहाँ से निकालेंगे, मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा यार अब जो भी है देख करना तो पड़ेगा, क्या करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि भाई इनको एक दिन जो है खिलाना पिलाना मत, और उन्होंने लिम्का में कोई दवाई डाल के पीने का कहा ताकि पेट पूरी तरह से साफ हो जाए। वो हो गया भाई। अब अस्पताल गए, वहाँ लेबोरेटरी गए हम लोग, वहाँ पर उन्होंने वो हाथ में कुछ लगाया, कुछ पट्टा वट्टा बांधा, और पता नहीं उसमें वायर वायर भी लगे हुए थे, और एक पीछे मेरे इंजेक्शन भी वो शीशी भर के पानी का कुछ डाला, और उन्होंने कहा कि सांस को रोके रखना जब तक ये पानी पूरा अंदर ना चला जाए। और बड़ी दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत मुझे आई। फिर उन्होंने एक मशीन लगाई अंदर। अब वो जैसे ही मशीन डाली उसके वाइब्रेट शुरू हुआ, गड़गड़ 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 गड़गड़। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी मशीन है, ये कैसे मुंह तक जाएगी, क्या होगा क्या होगा, यही सोच रहा था। उसके बाद वो तो कुछ नहीं, वो तो वहीं पे घूमती रही वो।
अंदर वही अंदर बाहर होती रही और घूमती रही और ये सब होती रही, और मैं डॉक्टरों से बात करता रहा। तो वो जो लेबोरेटरी में जो भी बंदे थे उनके, वो जो चेकअप वगैरह कर रहे थे, तो मैं बात कर रहा था उनसे। तो उन्होंने वहीं मुझे बताया कि भाई आपके अंतड़ी के अंदर सूजन है और वो सिकुड़ रही है। तो मैंने कहा यार हो ना हो, मुझे तो अभी भी डाउट यही है कि कहीं ना कहीं मुझे कैंसर की दिक्कत आ गई है। बोले अभी तो फौरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता, बोले आपकी रिपोर्ट जाएगी जांच होने को, और हम आपकी आंतड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काट के और वो साथ में भेजेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। मैंने उनसे कहा यार कल तो मुझे बड़ा एक बंदा डरा रहा था यार कि वो मशीन मुंह तक जाती है न मुंह से अंदर जाती है न पीछे से बाहर आती है। बोले वो इंडेक्सकॉपी होती है, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं होती, उसमें कोई डरने की बात नहीं होती। बोले वो ऐसे ही आपको डरा रहे हैं ये वो। अब सब कंप्लीट हुआ, फिर वो मेरे को लेके गए। मेरे को भूख भी लग रही, जाहिर है एक दिन पहले से दोपहर से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। और वहाँ डॉक्टरों ने ये भी उनको कह दिया कि भाई उनको कम से कम आज रात को कुछ खिलाना पिलाना मत। मैंने कहा यार भाई मुझे भी तो भूख लग रही है। और उसके बाद पहले तो मुझे प्रेशर बना और बुरी तरह से, क्योंकि जो अंदर डला हुआ था वो सब बाहर निकला। तो मेरे एक जानने वाले ने खाना भेजा था, पत्ता गोभी की सब्जी और ये। तो मैंने कहा नहीं खाना तो नहीं खाना। उन्होंने खीर भेजी थी मेवे वाली। मैंने कहा खीर ही खिला दे बस। वो खीर मैंने सारी खा ली। और ये जो है फिर वो रिपोर्ट जो है मेरी शंका सही साबित हुई, और उन्होंने बता दिया कि भाई इनको सेकंड स्टेज की ये प्रॉब्लम है और इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा इनका कोई रास्ता नहीं है। तो इससे पहले इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा, ताकि हम देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो कहीं और फैली तो नहीं है बॉडी में कहीं पर। तो सीटी स्कैन मेरा हुआ और उसके बाद फिर 16 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके वाकयात भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन ये चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में। जब ये पहला ऑपरेशन, उसके बाद तो फिर मेरे 2 ऑपरेशन और हुए, और आज भी जो है वो कीमो के इंजेक्शन मुझे लेने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कतें आ रही हैं मेरे साथ। तो ये पहला वाकया था मेरा जो इस तरह का था। नहीं, वो 4th स्टेज पर आ चुका था, लास्ट स्टेज पर आ चुका था मेरी जो प्रॉब्लम थी वो। तो इस वजह से मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अल्लाह का करम हुआ और मैं अभी भी सही सलामत हूँ, और 9 साल से इस प्रॉब्लम को मैं झेल रहा हूँ। यानी कि आप मान के चले कि 4 साल तक तो मैंने इस प्रॉब्लम को झेला। और 2016 में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, 2018 में दूसरा, और 2019 में मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ। 2017 के एंड में, मतलब 18 से पहले, और 2018 के एंड में। तो ये 3 ऑपरेशन मेरे हुए। 2000 नहीं, तीसरा ऑपरेशन मेरा अभी हुआ था ये 2020 में। तो इस तरह से जो है ये मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। और तीसरा ऑपरेशन में तो मुझे बहुत दिल्ली रहना पड़ा, 6 महीने तक कंटिन्यूएंस में मेरा इलाज चला, और बहुत ही मुझे अकेले रहना पड़ा था। जाहिर है वहाँ तो कोई मेरे साथ था भी नहीं। और शफीक भाई इन लोगों से राब्ते में रहता था मैं। तो शफीक भाई यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी आ रही है व्हाट्सअप पर। जब मैं मैसेजेस एक बार सुन लेता हूँ और दोबारा व्हाट्सअप बंद करके चालू होता हूँ, तो मेरे सारे मैसेजेस गायब हो रहे हैं, खट्टी मीठी आधे ग्रुपों के और दीगर ग्रुपों के। अब ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए सारे वाकयात आप सहेज के और इन सभी को यूट्यूब पे डालना है आपने, जब तक कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। अभी आजकल मैं फ़ोन को रीसेट करके देखूंगा क्या समस्या क्यों आ रही है मुझे ये।